वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच का हुक्म सामने आया है। रेखा परमार को वर्चुअल हाजिरी का हुक्म दिया गया है। 7 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली समाअत होनी है। 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्स हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का 6वां दिन है। तो मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट में समाअत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया है। रेखा परमार को वर्चुअल हाजिरी का हुक्म दिया गया है। इस पूरे मामले पर 7 जुलाई को अगली समाअत होनी है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है। 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्स एसोसिएशन हड़ताल कर रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, समाअत तो हुई इस पूरे मामले को लेकर के, वहीं हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने हुक्म भी दिया है रेखा परमार को। मुनज़्ज़ा बता दें कि जो आज समाअत हुई उस समाअत में जो है रेखा परमार जो मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की सदर है, उनको जो है हाजिर होने का हुक्म दिया गया था। तो रेखा परमार ने जो है अपना जवाब दाखिल कर दिया और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी अपना बयान जारी जो है जवाब दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश हुकूमत का ने जो अपना जवाब दाखिल किया उसमें कहा है कि जो नर्सें हड़ताल कर रही है इसमें 50% ही नर्स हड़ताल कर रही है, बाकी काम पर लौट आई हैं। जबकि रेखा परमार का कहना है कि हुकूमत जो है उनकी बात को नहीं सुन रही है और एक लंबे अरसे से जो उनका मुतालबा जो है उस 12 नुकाती मुतालबात को लेकर 11 सालों से तहरीक जारी है और एसोसिएशन से बातचीत जारी है और बातचीत जारी होने के बाद जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट को उससे आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो सियासत जारी है, जबलपुर हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर समाअत करते हुए 2 दिन की तारीख जो है मजीद बढ़ा दी है। अब 7 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। तब तक जो है फैसला आगे क्या होता है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारी बातचीत जारी है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कहा है कि 1-2 दिन में इसका मामले का हल निकल आएगा। तो एक उम्मीद की जा रही है कि अगर 7 तारीख को जो है जो अगली समाअत होगी, हो सकता है तब तक मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के मामले पर जो बातचीत जारी है कोई फैसला हो निकल आए। अगर नहीं होता तो 7 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि जबलपुर हाईकोर्ट अपना कोई अहम फैसला सुनाएगी। बिल्कुल मेहताब, और ऑपोजिशन क्योंकि इस मुद्दे को भी उठा रही है, तो क्या जिस तरह से सियासत इस पूरे मामले पर की जा रही है, क्या जो मुतालबात है वो वही रह जाएंगे और सियासत ही करती रहेंगी पॉलिटिकल पार्टियां? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि मुतालबा नर्सों का आज का नहीं बल्कि पिछले 11 सालों का है और 11 सालों में शिवराज सिंह की हुकूमत पहले भी रही है और इस वक्त भी शिवराज जी की हुकूमत है और इससे पहले बीच के 15 महीनों में कमलनाथ की हुकूमत रही है। लेकिन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो है नर्सों के पैरामेडिकल स्टाफ की मांग जो है उसको नज़रअंदाज करने का काम किया है। यही वजह है कि नर्सें आज दोबारा हड़ताल पर बैठी। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पिछले महीने में भी जो है उन्होंने 9 जून को हड़ताल शुरू की थी और 17 जून तक हड़ताल जारी थी। और उस वक्त जो है 17 जून को मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने कहा था कि आपके मुतालबात जो है 1 हफ्ते में पूरे कर दिए जाएंगे। जब 10 दिन में मुतालबात पूरे नहीं हुए तो नर्सों ने दोबारा अपनी हड़ताल शुरू की है और मामला जबलपुर हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से आज समाअत हुई है, समाअत के बाद जब अगली तारीख 7 जुलाई तय की गई है, वहीं पर वजीर का एक जो है नर्सों की हड़ताल और उसकी शिद्दत को देखते हुए हुकूमत के रवैये में कुछ हमें लचक दिखाई दे रही है। क्योंकि वजीर ने साफ तौर पर, जहां पहले कहा जाता था कि अगर नर्सें लौटेंगे नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी, अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला जारी और जल्द ही बेहतर नतीजा निकलेगा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई मुतहरिक हो गई है। आज सीबीआई ने 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा काबिल जिक्र है। वहीं सीबीआई ने 190 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाज़ेह हो कि 2017 में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही इस घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच बिठा दी थी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि यूपी में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई मुतहरिक हो गई है। आज सीबीआई ने 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा काबिल जिक्र है। वहीं सीबीआई ने 190 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाज़ेह हो कि
2017 में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही इस घोटाले की बात सामने आई थी और उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले की जांच भी बिठा दी थी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, सीबीआई जो है वो मुतहरिक हो गई है, न सिर्फ छापे मारे गए हैं बल्कि 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हाँ देखिए, बड़ी कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई का जो पस मंजर है उसकी भी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हैं मुनज़्ज़ा जी। तो मतलब 184 लोगों से ज्यादा पर हो चुकी थी, 4-5 लोग बाकी भी थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार की जाएगी। और ये जो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, इसके जो अफसरान हैं या जो ठेकेदार हैं, दूसरे जो उस वक्त के गुजर रहे हैं, इन तमाम लोगों पर सीबीआई का जो शिकंजा कसा जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो देखिए इससे ये अंदाजा होता है कि हुकूमत के क्या मकासद हैं, हुकूमत आखिर क्या चाहती है और किस अंदाज की हिकमत अमली वजह करना चाहती है। और सियासी मुबस्सिरीन ने इस पर इजहार भी शुरू कर दिया है और तबादला ख्याल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ा मामला है, बहुत कई शहरों के लोग इसमें मुलव्विस हैं और बिलखुसूस पुराना मामला है, तो इसमें जाहिर है कि साबिक़ा जमातों के बहुत अहम लोग गिरफ्त में आ सकते हैं। और ये भी देखा है हमने कि जब जब लोगों ने इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश की है, आवाज उठाने की कोशिश की है, तो इस अंदाज की कार्रवाइयां अचानक सामने आई हैं। हालांकि बहुत अहम और जिम्मेदार इदारा है सीबीआई का, तो उस पर कोई तनकीद नहीं की जा सकती है, सवालिया निशान नहीं लगाए जा सकते हैं। ताहम सियासी मुबस्सिरीन और जिम्मेदार लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है पूरी सियासत जो है वो कारफरमा है। अब देखना यही है क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं, किस अंदाज से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और क्या कुछ हुकूमत हिकमत अमली अपनी बातें करती है, वजह करती है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, हजूमी तशद्दुद के वाक़यात एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां 62 साल के शख्स को हजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। काज़िम अहमद को ज़दोकोब किया गया, यहाँ तक उनके कपड़े तक उतार दिए गए। हजूमी तशद्दुद का ये वाक़या नोएडा के सेक्टर 37 का है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। वाज़ेह हो कि काज़िम अहमद अलीगढ़ जा रहे थे, इसी दौरान काज़िम अहमद के साथ हजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। आपको बता दें कि हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हजूमी तशद्दुद के खिलाफ बयान दिया था। मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 39,796 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 723 अफराद की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 42,352 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 4,82,071 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2,97,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 35,28,00,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में आज से अनलॉक 6 का आगाज हो चुका है। आज से स्टेडियम में खेलने की इजाजत होगी, जहां सिर्फ खिलाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। एक वक्त में 50% ही खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए दाखिल हो सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। वहीं समाजी, सियासी और मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत नहीं है। एम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क बंद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो रही है, जिसमें सरकार की तरफ से और भी कई रियायतें दी गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज से स्टेडियम और खेल परिसर को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लंबे समय से ये स्टेडियम बंद थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग के लिए आ सकेंगे, यहाँ पर खेल आयोजन भी हो सकेंगे, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। और जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं या जो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, उन्हें अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना उनके लिए ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ एसओपी में ये भी कहा गया है कि जो भी खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे वो अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही जो जिम संसाधन है उनको भी समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा।
एक बार में 50% ही जो खिलाड़ी हैं वो प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आ पाएंगे। तो धीरे धीरे सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही हैं और आज से खेल परिसर और स्टेडियम खोलने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में जो लंबे समय से खिलाड़ी स्टेडियम में आकर प्रैक्टिस का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होगा, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि खेलो इंडिया आगे बढ़ो इंडिया। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी में सेकेंड डोज वालों की तरजीहात की बुनियाद पर टीका लगाने का फैसला किया है। फैसले के तहत आज राजधानी भोपाल समेत रियासत के सभी शहरों में दूसरे डोज लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से दूसरे डोज के लिए रियासत की सतह पर 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ तय किया गया है। राजधानी भोपाल में सेकेंड डोज के लिए 25 टीकाकारी सेंटर को खसूसी तौर पर बनाया गया है। वो लोग जिन्होंने अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में कोरोना टीका लगवाया था, आज उन्हें ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वाज़ेह है कि वैक्सीन की कमी के चलते गुज़िश्ता कई सेंटर पर वैक्सीन की कमी के चलते हंगामा हुआ था और कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के लोगों ने वैक्सीन की कमी को लेकर हुकूमत से शिकायत की थी। आज ये निश्चित हुआ है कि जो सेकंड डोज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जनता में ज़बरदस्त उत्साह है और ये इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि हम तीसरी लहर से मुस्तैदी के साथ सामना करेंगे। दुनिया की हर स्टडी ये कह रही है कि जो वैक्सीनेटेड है उसको कोरोना संक्रमण नहीं होता और यदि होता भी है तो उसके लक्षण बहुत कमज़ोर होते हैं। बीजेपी लोकसभा रुकन रमेश भदौरिया का कहना है कि 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया था। भारत ने भी कोविड-19 के मुश्किल चैलेंजों का सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने इस चैलेंज का मिलकर सामना किया और पहली लहर पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई। 2021 की शुरुआत में अब कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। तब भी पीएम मोदी की क़यादत में कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क ने डट कर मुकाबला किया और दूसरी लहर की वबा को 10 दिन के अंदर काबू में कर लिया। इस कोशिश में पीएम केयर फंड्स से नए ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी देना, आइसोलेशन वार्ड्स का कायम करना, आईसीयू बेड्स और अस्पतालों का इंतजाम काबिल जिक्र है। प्रोग्राम में वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल थे। विपक्ष के लोग हमसे बड़े जनसंख्या वाला हमारा देश है, अगर हम चाइना को छोड़ दें तो हमारे देश की आबादी 130 करोड़ के लगभग है और बाकी अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री उसकी सारी आबादी 31 करोड़ के लगभग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी आबादी के देश में महामारी फैल जाए तो उसमें बचाव कैसा हो सकता है। ये बचाव करने का जो काम किया, दूरदृष्टि रखने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी दूरदृष्टि के कारण हुआ था। ये बिना माइक अगर कोई बोल करके पूरे हाउस में उनके संसद सदस्यों का जो ध्यान आकर्षित करने की किसी में क्षमता है तो रमेश बिदुड़ी जी में है। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकसभा में साथी आदरणीय रमेश बिदुड़ी जी इस कार्यक्रम के आज के हीरो। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी का कहना है कि ईद उल अजहा के हवाले से गाइडलाइंस मुरतब करने के अमल में मुसलमानों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि कुर्बानी अलामती तौर पर नहीं हो सकती, इस बात से हुकूमत को वाकिफ कराया गया है। अबू आसिम आज़मी की दलील है कि मौजूदा वक्त में शहर में बकरों की सप्लाई मामूल के मुताबिक हो रही है, लेकिन कुर्बानी को मुतासर किया जा रहा है। काफ़ी नज़दीक है, इसके बावजूद भी पूरी तरह से महाराष्ट्र में कुर्बानी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि जो बकरा मंडी लगाई जाए छोटी छोटी और साथ ही उन्हें किसी तरह की सहूलियत दी। भाई आज आपने बाकायदा हाथों में बैनर लेके अपना विरोध प्रदर्शन किया है विधानसभा में, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस उन्होंने जारी कर दिया है। नहीं, सरकार को सुनना चाहिए।
अब अगर सरकार नहीं सुनती तो ये नाइंसाफ़ी है। हम सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में न रहे, लेकिन सरकार अगर इन चीज़ों को निगलेक्ट करेगी तो पूरी कम्युनिटी को सरकार से बहुत मायूसी होगी। एसओपी के जहाँ तक बात कर रहे हैं तो एसओपी निकाल ली। इस बार पिछली बार देखा गया था सभी मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया था, इस बार क्या अनदेखी की मुस्लिम? बिल्कुल खुल कर अनदेखी की गई है। ये जो मंत्री लोग बैठते हैं कैबिनेट में, जो मंत्री मुख्यमंत्री से बार बार मिलते हैं, हम लोगों से तो हमारा टेलीफोन भी आजकल नहीं ले रहे थे, तो कम से कम इनको सरकार से बात करके एक मीटिंग बुलाना चाहिए था। लेकिन पूरी कम्युनिटी के अंदर एक बेचैनी है कि कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई, एसओपी निकाली गई। सांकेतिक कुर्बानी करो, सांकेतिक कुर्बानी नहीं होती है, कुर्बानी सामने ला करके उसको ज़बह करना पड़ता है, बकरे चेक करना पड़ता है, जानवर चेक करना पड़ता है, ऐसे कुर्बानी नहीं होती है। ये सरकार को हम लोग बता चुके हैं, उसके बाद भी सरकार जो है सो रही है, सुन नहीं रही बात। छोटे व्यापारी काफ़ी परेशान है, बकरा मंडी शहरों में अभी बकरे नहीं आ पा रहे, तो पुलिस वाले परेशान करें किस तरह से? देखिए, बकरे रोज़ाना दिनार में आ रहे हैं। जो शहर में बकरे जो मटन का जो सप्लाई है वो कहीं अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन कुर्बानी अफेक्ट की जा रही है। अगर ये सरकार चाहे तो आराम के साथ कुर्बानी करवा सकती है। इसमें हम बैठ कर डिस्कशन कर सकते थे, इसके प्लस माइनस पे डिस्कस करने के बाद कुर्बानी हो सकती थी और कोविड का पूरा प्रिकॉशन भी हो सकता था, लेकिन सरकार नहीं कुछ कर रही है। सवाल ये है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर पत्र लिखा सरकार, इससे पहले जो कांग्रेस एनसीपी की थी 2014 में उन्होंने इसे दिया था, लगातार मांग करी थी, अब इनकी सरकार है तो कहाँ देरियाँ इनको लग रही है? मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, इनको जो है सिर्फ वोट बैंक बनाया जाता है। और जब बीजेपी आरएसएस के लोग माइनॉरिटीज़ का मसला उठाते हैं तो इसका फ़ायदा कांग्रेस उठा करके सिर्फ और सिर्फ ये कि भाई वो सरकार ना आने पाए और हम भी वही करेंगे जो वो लोग करना चाहते हैं, यही हो रहा है। बाहर निगलेक्ट किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो कोर्ट ने आदेश दे दिया उस आदेश को पालन करते हुए 5% एजुकेशन पे रिजर्वेशन जारी किया जाए। हमसे बात करने के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास का आगाज हो गया है। हंगामे के बीच हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर करारदाद पेश किया। स्पीकर के पास ऑपोजिशन के अरकान असेंबली पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली मॉनसून इजलास जो कि 2 दिनों का है उसका आगाज हो चुका है। हंगामे के बीच हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर करारदाद पेश की है। स्पीकर के पास ऑपोजिशन के अरकान असेंबली पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, जिस तरह से समझा जा रहा था कि मॉनसून इजलास के जो 2 रोज हैं उनमें ऑपोजिशन काफी हंगामा करेगी और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया था विपक्ष लगातार आक्रामक भूमिका में थी। साफ तौर पर उनका कहना था रिजर्वेशन को लेकर, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इंपेरिकल डेटा जो है वो केंद्र सरकार के पास है, वो राज्य सरकार को देना चाहिए। इसके बाद इस पर आगे के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और आगे इस पर किसी तरह का निर्णय ले सकते हैं। इसे लेकर विरोधी पार्टियों ने काफ़ी हंगामा किया। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये सरकार इस पूरे मुद्दे में लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा नहीं है, महज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने हाथों में जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी थी वो उड़ाया, यहाँ तक उसके जो टुकड़े टुकड़े करके पेपर भी फाड़ के फेंके हैं, राजदंड उठाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये सारे जो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी जो नाराज़गी है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई है और इस बात को लेकर जो अपनी नाराज़गी साफ तौर पे दिखाने का प्रयास भी कर रही है। और इस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से एक साथ सदन के बाहर लोग निकल चुके हैं और इसके बाद जो सदन है उसे बायकॉट कर दिया है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी भूमिका रखी है और बेहतर भूमिका नहीं रखी है। अगर उनके पास 15 महीने का वक्त था जो बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन तैयार करना था, उसके अंदर जो नंबर्स थे वो तैयार करने था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ों को देना था आरक्षण, लेकिन वो आरक्षण नहीं मिला। तो आरक्षण के मुद्दे को लगातार अभी भी हंगामा शुरू है विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। विधान परिषद में मराठा आरक्षण को लेकर विनायक मेटे ने एक प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा करने की मांग की, उसे लेकर भी हंगामा किया गया और दोनों ही सदनों में 15 मिनट और 10 मिनट के लिए बायकॉट करके विरोधी पार्टी बाहर निकल गई। जी वसीम, वहीं देवेंद्र फडणवीस का बयान कि शिवसेना के दुश्मन नहीं है, इसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, राजनीति बहुत ही अलग करवट ले रही है महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र में राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से शिवसेना के नेता बीजेपी के नेताओं के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही, एक गुप्त मीटिंग की बात हुई थी आशीष शेलार और संजय राउत के बीच में। इस बीच में उनका साफ तौर पर यह कहना तो ये बैठक है ना महज नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं इन दोनों के बीच में बैठक हुई तो एक बदलाव की आशंका नजर आ रही है। और जो बदले जो सुर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं और विचारों का ही मतभेद है। तो आने वाले दिनों में अगर गठबंधन की बात हो या सारी चीजें हो, उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है, संकेत जरूर दिए। लेकिन कुछ देर पहले जैसे चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि चंद्रकांत पाटिल कि हम भले ही हमारे वैचारिक मतभेद हो लेकिन सरकार में साथ नहीं आ सकते। तो कई तरह के आशंकाएं जरूर जताई जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में गठबंधन देखने मिले, हो सकता है कि आने वाले कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है धीरे धीरे। लेकिन महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल तक किसी भी तरह का कोई खतरा सरकार को नहीं है। बिल्कुल वसीम, क्या बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद होगा? ऐसे में महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी तो एनसीपी का क्या रोल होगा, क्या स्टैंड होगा, वो देखने वाली बात होगी। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 2022 में यूपी असेंबली इंतखाबात होने हैं जिसमें एम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी हवाले से एसपी लीडर नूरी शौकत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। इसमें 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इस पार्टी पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है। इसी कड़ी में कानपुर की समाजवादी पार्टी महिला अध्यक्ष जो नूरी शौकत जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है AMIM को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की पोस्ट है। नूरी जी, किस तरह की आपने पोस्ट किया है, क्या उससे उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहती हैं? जो मैंने पोस्ट डाली है अभी वो इस तरह है, ए मोमिनो जागो, आफत पड़ी है जान की, जन्म लिया है भारत में तुम औलाद हो हिंदुस्तान की। तो ये सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि जो AIMIM है ये सिर्फ इसलिए आया है हमारे बीच कि ये हमारे मुस्लिम भाइयों को आपस में वोट काट सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा होना नहीं है, क्योंकि 2022 में हम लोग पूरी तरह से 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी और मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। और जैसा कि हम ये कहते हैं कि ये बीजेपी एजेंट हैं, तो बिल्कुल कहते हैं इस बात को। आप अगर गौर करें तो ये 100 सीटों पे क्यों लड़वा रहे हैं, ये 400 सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, आप 400 सीटों पे लड़िए ना। उन्हीं 100 सीटों पे लड़ेंगे जहाँ पे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हैं या हमारे सेकुलर मेंटालिटी के हिंदू भाई खड़े हैं जो समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या इसको कहेंगे, आप आपस में ही मुस्लिम्स को लड़वा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुस्लिम भाई बहुत इनोसेंट है। हमारा हिंदू भाई इस चीज़ को समझ चुका है कि AIMIM हमको भड़का रही है। लेकिन इस चीज़ को हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं बहुत जहनी तरीके से समझाना है कि ये क्या करने आए हैं। आप जहाँ थे आप वहीं चले जाएं। अभी आपने एक खेला खेला था, आप देखें तो आपने बंगाल में अपना खेल रचा ठीक से, लेकिन आपकी दाल नहीं गली वहाँ पर। आई थिंक सो 0.25 के नीचे ही आप रहे और इंशाल्लाह ताला इससे भी औंधे मुँह आप गिरेंगे यहाँ पर यूपी के अंदर। तो जिस तरह से आपने देखा कि नूरी शौकत जी का साफ तौर से कहना है कि AMIM के लोग पार्टी में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।